नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 25 अप्रैल और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इंटरनेशनल टाइप का है, लेकिन देश में भांग की खेती को वैध बना दिया है एक अरब कंट्री ने। वो अरब कंट्री कौन सा है और क्यों इसने भांग की खेती को वैध बनाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं देश सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये रही कि 24 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस हमने मनाया। और इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के सरपंचों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सभी सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी से सबसे बड़ा सबक हमें यह है कि हमें हर मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला उन्होंने शहरों के लिए दिया है, वैसे ही 2 गज दूरी नाम का एक मंत्र उन्होंने कहा दिया गांव वालों को या गांव के जो सरपंच हैं, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने 2 योजनाओं के बारे में भी बात की। एक सबसे पहला तो आ रहा है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये इस तरह का पोर्टल होगा जिसमें जितनी भी पंचायतें हैं उनका जो भी काम वगैरह हो रहा है वो सारा का सारा आपको इस पोर्टल और इस मोबाइल एप्लीकेशन पे नजर आएगा। और भविष्य में ये पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। इस पोर्टल के बाद अलग अलग जगहों पर काम करने की जरूरत नहीं होगी और इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। पोर्टल के जरिए ये भी पता लग जाएगा कि किस सरपंच की पंचायत में क्या काम चल रहा है। तो एक तरह से पारदर्शिता लाने के लिए ये पोर्टल लाया गया है। उसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। दूसरा योजना है स्वामित्व योजना। जैसे आप सभी भी अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, कम से कम मैं अपने गांव के बारे में बता सकता हूं कि वहां पर कई लोगों रह तो रहे हैं बहुत समय से, लेकिन उनका कोई भी मालिकाना हक वो अपनी जमीन पर सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है। जिस मकान में वो रह रहे हैं वो उनका ही है और ऐसे में उन्हें कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये योजना उनके लिए काफी ज्यादा कारगर रहने वाली है कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वामित्व योजना भी शुरू की है। और इसके जरिए क्या होगा कि संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है वो दूर हो जाएगी। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया है और जो भी ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करेगी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायत दिवस की या राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की, तो 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के पारित होने का प्रतीक है। यानी 1992 में एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके जरिए पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ये 3 चरणों में होती है। फिलहाल 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसे शुरू किया था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से हुई है और पूरे देश में इसे चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी और इस वजह से पंचायती राज व्यवस्था हमारे सामने है। इस काम के लिए जो सबसे प्रमुख कमेटी है, वैसे तो कई कमेटियों ने मिलकर काम किया है, लेकिन जो सबसे फेमस कमेटी है, जो महत्वपूर्ण कमेटी है जिसकी सिफारिशें इसमें पूरी तरीके से लागू की गई, वो है बलवंत राय मेहता समिति। उन्होंने 1957 में एक समिति का गठन किया गया था उनके अध्यक्षता में, और इस समिति ने ही अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, जिसे पंचायती राज कहा गया। मतलब ये कहा गया कि आप केवल केंद्र और राज्य स्तर पर ही जो शासन है उसको ना बांटें, आप इसे ग्रामीण स्तर पर भी लेके जाएं और एक तरीके से ये जो पॉलिटिकल इंक्लूजन है, इसमें जो छोटे तबके के लोग हैं, ये जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाए। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1992 को संविधान में 73वां संशोधन कर पहली बार पंचायती राज संस्थान की पेशकश की गई थी। इसके तहत स्थानीय निकायों को शक्तियां दी गई कि पंचायती राज के तहत गांव, इंटरमीडिएट और जिला स्तर पर पंचायतें संस्थागत बनाई गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है, उनकी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की शक्ति को भी दर्शाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और यहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था। अगली जानकारी है, डीआरडीओ ने एक मोबाइल टेस्टिंग लैब विकसित की है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई मोबाइल लैब का 23 अप्रैल 2020 को उद्घाटन कर दिया है। इस लैब का नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक रखा गया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इस मोबाइल लैब की खास बात यह है
कि इसमें हर रोज 1 से लेकर 2000 नमूनों की स्क्रीनिंग क्षमता है। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत ने ईएसआईसी अस्पताल हैदराबाद के साथ मिलकर तैयार किया है। डीआरडीओ ने डेवलप की है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लैब, जिसे आप एक तरह के वैन में फिट कर सकते हैं और इसके जरिए 1 से 2000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका है बलस्य मूलम विज्ञानम, और वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। इसको फाउंडेड किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। वर्तमान समय में जो मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। हाल फिलहाल 2 और न्यूज हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए जी सतीश रेड्डी जी के बारे में, जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। उनको अभी हाल ही में यूके की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई थी और उनका सम्मान किया गया था। डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी ने मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी जीता था, जो कि एआईएए द्वारा, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया जाता है। तो इस बार का मिसाइल सिस्टम अवार्ड हमें मिला था वो हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को मिला था 3 मार्च 2019 को। अगली जानकारी तक चलते हैं। तो अगली जानकारी है सुदर्शनम बाबू। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है सुदर्शनम बाबू, और इनको अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल साइंस बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सुदर्शनम बाबू को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सुदर्शनम बाबू जी हैं ये 1988 में आईआईटी मद्रास से परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी, और 1986 में कोयम्बटूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त सुदर्शन बाबू जो हैं वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में पीएचडी कर चुके हैं, और वर्तमान में वे इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रेडसन सेंटर के निदेशक भी हैं। साथ साथ वो प्रतिष्ठित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के साथ भी जुड़े हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि केवल सुदर्शनम बाबू जो है उनको नेशनल साइंस बोर्ड में गठित किया गया है। नेशनल साइंस बोर्ड जो है ये वैज्ञानिकों का एक परिषद है अमेरिका की तरफ से, जिसमें कई सारे जो रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए जाते हैं या जो नए शोध कार्य होते हैं उनको बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा भी वहां पे 2 भारतीय आपको और नजर आएंगे। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो दिसंबर 2019 में सेथु रमन पंचनाथन जी को भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया था एज ए लीडिंग रोल, और सुरेश वी गरिमेला ये भी हैं जो वहां वर्तमान समय में वहां पे अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर वर्माउंट की तरफ से, जबकि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं सेथु रमन पंचनाथन। तो फिलहाल 2 और साइंटिस्ट वहां पर हैं और ये तीसरे भी वहां पर हो जाएंगे सुदर्शनम बाबू। एक अच्छी खबर आई है कि एक किट डेवलप की गई है फेलुदा नाम से। आपको नाम का मतलब भी मैं बताऊंगा। ये जो किट आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल एकदम प्रेगनेंसी किट की तरीके ही है। फिलहाल इसका कलर चेंज हो जाता है। ये स्ट्रिप बेस्ड किट है, लेकिन इसका जो टेस्ट आ रहा है वो एकदम 100% एक्यूरेट आ रहा है। कोविड-19 की देसी किट तैयार हो गई है। इससे टेस्ट ना सिर्फ सटीक होगा बल्कि आसान भी होगा, बल्कि यह बहुत सस्ता भी होगा। मैं 450 से 500 रुपए तक आपको आराम से आप इसे टेस्ट कर सकते हो। CSIR की किट से नतीजे से 5 से 7 मिनट में आ जाते हैं। IGIB के डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर सौविक मैती ने पिछले 2 महीनों से कोविड-19 की जांच पर 20 से 25 घंटे तक काम कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इसका नाम उन्होंने सत्यजीत रे के प्रसिद्ध जासूस फेलुदा के नाम पर रखा है। CSIR के निदेशक शेखर मांडी कहते हैं कि यह टेस्ट पूरी तरह से स्वदेशी है और तकनीक से लेकर रसायन तक हमने खुद विकसित किए हैं। तो फिलहाल ये जो टेस्ट है ये अभी देश की सबसे सस्ती किट है जो 450-500 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन ये अभी भी इस पर काम कर रहे हैं कि इसको और सस्ता कैसे बनाया जाए। तो ये डेवलप किया है CSIR के साइंटिस्टों ने। नाम है उनके डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती और डॉक्टर सौविक मैती। फेलुदा जो है ये एक जासूस थे सत्यजीत रे की नॉवेल में। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये सत्यजीत रे हैं। आपका तो पता नहीं, पर मैं जब कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुनता हूं तो मुझे उसकी तस्वीर देखने का बड़ा ललक हो जाता है, इसलिए मैं अक्सर हमेशा आपको तस्वीर ज्यादा दिखाता हूं। ये जो है ये उनके ऊपर एक फिल्म बनी थी फेलुदा के ऊपर, तो ये उसमें एक पात्र है जो फेलुदा का रोल कर रहे हैं, और ये उनके उपन्यास का एक कवर पेज है। सत्यजीत रे जो है उन्होंने एक जासूसी कैरेक्टर डेवलप किया था जिसका नाम फेलुदा था। बंगाल में काफी ज्यादा फेमस हुआ और उसी के नाम पर इस किट का नाम रखा गया है। अगली जानकारी है अंबुबाची का मेला, जो कि असम का प्रमुख मेला है। कामाख्या मंदिर में ये आयोजित किया जाता है और हाल फिलहाल इस साल का आयोजन रद्द कर दिया गया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से देश और दुनिया के सभी बड़े आयोजन और धार्मिक स्थलों को बंद करके रखा गया है। इसी क्रम में गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष जून में लगने वाले अंबुबाची मेले का आयोजन को भी रद्द कर दिया गया है। कामाख्या मंदिर प्रबंधन समिति ने कोरोना वायरस महामारी के कारण ये फैसला लिया है। तो अंबुबाची का मेला कहाँ होता है? असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी की सालती पीठ में नीलांचल में 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन आमतौर पर प्रति वर्ष 22 जून से लेकर 26 जून के मध्य किया जाता है और यह उत्सव देश भर और यहां तक कि विदेशों से भी 20 से 25 लाख तीर्थ यात्री यहां आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान अगर कामाख्या मंदिर के दर्शन कर लिए जाएं तो आपकी मन मांगी मुराद पूरी हो जाती है। तो अंबुबाची का मेला संबंधित है असम के गुवाहाटी कामाख्या मंदिर से। अब बारी है हमारे न्यूज फटाफट की। न्यूज फटाफट में वन लाइनर हम करते हैं। मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने लॉन्च की है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। इसका नाम है हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन। इसमें क्या किया जाएगा? सोशल मीडिया में इसे लॉन्च किया गया था 23 अप्रैल को और ये 23 अप्रैल को हमने क्या मनाया था? वर्ल्ड बुक डे भी मनाया था। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कुआलालंपुर को इस बार वर्ल्ड बुक कैपिटल असाइन किया है यूनेस्को ने। तो ये जो है ये कैंपेन आपका नेक्स्ट 7 डेज तक चलेगा और इसमें आप भी जुड़ सकते हो और बेनिफिट पा सकते हो। कई सारे जिनके पास ये बुक वगैरह हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो इस कैंपेन के अंतर्गत और इसके जरिए कुछ जो आपके इंटरेस्ट वाली टाइम है, जैसे कि कैंपेन का जो एम है वो ये कि स्टूडेंट को सपोर्ट करना है। जो भी लॉकडाउन है स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि आप कम से कम कुछ बुक जरूर पढ़ें जो कि इंटरेस्ट लेवल की हो सकती हैं। साथ साथ आप कोर्स बुक भी पढ़ सकते हो और इस तरीके से आप कुछ नया सीखने के लिए भी काम कर सकते हो। तो हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च बाई एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे। मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली जी का निधन हो गया। ये हमारे कानपुर से ही थी। 1945 में उत्तर प्रदेश में इनका कानपुर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल उनका उम्र 75 वर्ष था और पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उषा गांगुली की रीढ़ की हड्डी की समस्या लंबे वक्त से वह परेशान थी। 3 दिन पहले ही उनके भाई का निधन भी हुआ था और बंगाल में वो रह रही थी। पश्चिम बंगाल में उनके लेक गार्डन्स इलाके स्थित अपने फ्लैट में वह गुरुवार को सुबह 7 बजे उनकी घरेलू सहायिका को अचेत अवस्था में मिली थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को बुलाया गया जिसने बताया कि कुछ समय पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। उषा जी का जो पहला नाटक था वो मिट्टी का गाड़ी था, लेकिन उनका एक नाटक काशीनाथ सिंह के उपन्यास पे आधारित काशी का 80 बहुत ज्यादा चर्चित रहा और पूरे देश में इसका मंचन हुआ था। आपने 80 घाट एक सनी देओल जी की पिक्चर आई थी, वो भी उसी उपन्यास पर ही आधारित है। तो उषा गांगुली का संबंध कहां से था? ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने कार्यक्षेत्र अपना बंगाल में किया, जहां पर सभी बंगाली थिएटर में काम कर रहे थे वहां पर इन्होंने हिंदी थिएटर को स्थापित किया था। शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। द इंटरनेशनल डे फॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस के लिए ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि दुनिया भर में मनाया गया। पहली बार शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था, यानी ये दूसरा मौका है जब ये दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की घोषणा बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा और सहयोग देने के लिए की थी। एक और है वर्ल्ड गेम्स। हमें पता है कि जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले हैं, जो एथलेटिक गेम्स होने वाले हैं, पहले ये 2021 में होने वाले थे, लेकिन 2021 में अब आपके ओलंपिक होंगे तो 2022 में वर्ल्ड गेम को स्विच कर दिया गया है। तो हाल फिलहाल न्यू लोगो इसका लॉन्च किया गया है 2022 में। अभी फेई फेई करके इसका पैरालंपिक का लोगो लॉन्च किया गया था और चिंग चिंग फेन करके 3 मस्कट इसके लॉन्च किए गए थे। तो 2022 में इसका एडिशन का इसका लोगो जो है वो आपका अनवील कर दिया गया है। तो 11वां एडिशन जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट के होने वाले हैं ये आपका बर्मिंघम में होंगे यूएस में, और इसका अभी हाल ही में लोगो जो है वो आपका अनवील किया गया है और इसका टाइटल आफ्टर द बीइंग डिलेड ईयर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इसको 1 साल डिले कर दिया गया है। द वर्ल्ड गेम्स वाज इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 2021 बट इट विल नाउ बी हेल्ड फ्रॉम 7 जुलाई टू 17 2022. The World Game 2021 Birmingham has been renamed to World Game 2022 Birmingham. इसका नाम बदल दिया गया है। The first event of World Games was held. इसका पहला जो संस्करण देखा गया था वो 1981 में सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में देखा गया था। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है आरबीआई जो है अपना एक नया क्या दोबारा स्टार्ट करने जा रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट। अभी 2019 में इन्होंने यहाँ पर
ट्राई किया था पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये 1961 में इसका जो नाम सामने आया था, अमेरिका में नाम सामने आया था। ऐसा कभी कभी होता है कि जब आरबीआई ने, अभी आपने देखा कि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है, फिर भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आ रहा है, यानी लोग अपना पैसा खर्च करने से डर कर रहे हैं, तो ऐसे में आरबीआई अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू कर देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई सिक्योरिटी और बॉन्ड खरीदने लगता है सरकार से, जिसके जरिए सरकार के हाथों में पैसा आता है और वो योजनाओं में इन्वेस्ट करने लगती है, और इससे लॉन्ग टर्म लोन जो है वो सस्ते होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कार लोन, होम लोन, ये जो बड़े बड़े लोन है वो आपके सस्ते होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया है, इकोनॉमिकली इस टर्म को कॉइन किया जाता है ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से। आप सीधा सा बस इतना मतलब समझो कि जो आरबीआई है वो 10,000 करोड़ रुपए जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 27 अप्रैल 2020 को कंसीडरिंग कर रहा है कि वो मार्केट में डालेगा। मार्केट में डालने का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट से सिक्योरिटी और बॉन्ड खरीदेगा, जिसके जरिए सरकार के हाथ में पैसे पहुंचेंगे। और इस तरीके से जब सरकार स्टेबल हो जाएगी तो वापस इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटी को सरकार को वापस बेच दिया जाएगा। और एक ये प्रोसेस होता है जिसमें इस प्रोसेस का सीधा सीधा मोटिव यही होता है कि लॉन्ग टर्म लोन जो है उनको सस्ता किया जाए और जो शॉर्ट टर्म लोन है उनको थोड़ा सा महंगा किया जाए, ताकि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ना करें, लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं, और लोग बड़ी बड़ी जगहों पर या बड़े बड़े प्लान बनाए, जैसे घर खरीदें, कार खरीदें, तो इस तरह के प्लान करेंगे जिससे इकोनॉमी में पैसा आ सकता है। लेबनान ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। तो हाल फिलहाल वो देश है लेबनान। लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानूनी पास किया है। भारत में भांग की खेती वैध है कि नहीं, भारत में भांग की खेती को वैध करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है राज्य सरकारों के ऊपर। कई राज्य सरकारों में इसको वैध किया हुआ है, कई राज्य सरकारों ने इसको इनवैलिड किया हुआ है, यानी कि इसको अवैध घोषित किया हुआ है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित की जा सकेगी। कैनबिस की खेती को वैध बनाने से उच्च मूल्य वर्धित और औषधि उत्पादों के उत्पादन में उम्मीद है। कई लोगों को लगता होगा कि भांग की खेती से सिर्फ नशा किया जा सकता है, नहीं, कई सारी औषधि भी इससे डेवलप की जा सकती हैं। और भांग से ही आपका गांजा भी बनाया जाता है और भांग से ही आपका चरस भी डेवलप होता है। तो ये कई सारी चीजों के इससे निगेटिव चीजें भी बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी औषधियों में भी ये काम आता है। भारत में बात करें तो भारत में भांग के पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, कभी भी मिल जाएंगे, इसको उगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कहीं कहीं तो ये अपने आप ही उगाते हैं। यह खेती लेबनानी की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है। इसका मतलब यह है कि जो लेबनान है वो अपनी इस इकोनॉमिक कंडीशन को, जो इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता है, और ऐसे में वो विकल्प तलाश रहा है। इसमें उसको एक भांग की खेती का विकल्प भी नजर आया है और वो विदेशी मुद्रा जुटाने की कोशिश करेगा। इस तरह लेबनान द्वारा भांग की खेती को वैध बनाने से सरकार और राजस्व के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। लेबनान में अगर देखा जाए तो 2019 में साद अल हरीरी के इस्तीफा देने के बाद से लगातार वहां पर उथल पुथल मची हुई है। पिछले साल साद अल हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और ऐसा उन्होंने एक बयान में कहा था कि 2005 में उनके पिता रफीक अल हरीरी की हत्या कर दी गई थी, और ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर फिर से बन चुकी है और उन्हें भी अपनी जान का डर सता रहा है। तो इस वजह से उन्होंने रियाद से ही अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से हसन दियाब वहां पर सत्ता पर काबिज है, यानी प्रधानमंत्री पद पर हैं, और जबकि मिशेल ऑन जो है वो वर्तमान समय में वहां पे राष्ट्रपति हैं। लेबनान आपको मैं घुमा देता हूं, थोड़ा सा आप इधर आओ, ये आप पाकिस्तान से आओ, क्योंकि इंडिया यहाँ से दिख रहा है, इंडिया ये दिख रहा है, इंडिया से आप पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान से आप ईरान आओ, ईरान से फिर धीरे धीरे आप इराक आओ, इराक के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लेबनान नजर आएगा। ये रहा आपका छोटा सा लेबनान, ये दिख रहा है आपको लेबनान, ठीक है। तो लेबनान जो है ये सीरिया के पास है, फिलिस्तीन, इजराइल। कल हमने इजराइल के बारे में चर्चा की थी कि इजराइल ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, नूर नाम रखा था उसका उन्होंने। ये रहा जॉर्डन और ये रहा आपका इजिप्ट। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, यानी भूमध्य सागर से जुड़ता हुआ लेबनान है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पर हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में लेबनान जाना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले एक साल से वहां पे काफी ज्यादा उथल पुथल है और अलकायदा समर्थित जो है वो वहां पर आतंकवादी गुट जो है वो काफी ज्यादा उथल पुथल मचाए हुए हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं। तियानवेन-1, चाइना ने अपना मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी मंगल का जो मिशन है वो अपना शुरू करने की बात की है। तो चाइना ने इसको नाम दिया है अपने पहले मंगल यान को तियानवेन। तियानवेन का मतलब है हेवनली क्वेश्चन या क्वेश्चंस टू हेवन, यानी स्वर्ग के लिए प्रश्न। ये एक पोयम थी जो चाइना के एक बहुत ही महान पोएट यानी कवि हुए हैं कुई युआन द्वारा लिखी गई थी, और इसके जरिए उन्होंने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन
यानी कि मंगल की खोज के लिए जो मिशन उन्होंने चालू किया है उसका नाम उन्होंने तियानवेन-1 रखा है। चाइना के जो मिशन होगा, ये जो मंगल ग्रह का मिशन होगा, उसमें ऑर्बिटिंग होगी, लैंडिंग होगी, रोविंग इन वन मिशन, सब कुछ यहाँ पर शामिल होगा। ऑर्बिटिंग का मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाया जाएगा, फिर मंगल ग्रह पर कोई प्लान उतरेगा और फिर उसके बाद मंगल की सतह पर वो चलेगा भी। जिस तरह का हमारा चंद्रयान था उसी तरह का ये यान आपका मंगलयान भी है। तो कंट्री एम टू कैच अप द विद इंडिया द यूएस रशिया, और इसका पूरा पूरा जो एम है वो किसी तरीके से इंडिया ने भी मंगलयान अपना भेज चुका है, और यूएस रशिया और यूरोपियन यूनियन हुई इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग देयर मार्स मिशन, जो अपने पहले ही मार्स मिशन को, मतलब पहले ही, इससे पहले चाइना से पहले ही अपने मंगल मिशन को अंजाम दे चुके हैं। 23 अप्रैल के ऊपर एक और न्यूज है, खोंगजोम दिवस। हर साल 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। ये एंग्लो मणिपुर जो युद्ध है, ये इस बार आपके सीरियल में पूछा गया था। में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। ज्ञातव्य है कि एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के मध्य एक सशस्त्र संघर्ष था, जो कि 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष और अविश्वास और कलह के कारण हुई थी। मणिपुर के तत्कालीन महाराजा चंद्र कीर्ति सिंह की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र सूरचंद ने वर्ष 1886 में सिंहासन ग्रहण किया। सूरचंद के सत्ता में आने के पश्चात राजकुमारों के मध्य कलह शुरू हो गई। शाही परिवार के आंतरिक असंतोष का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के प्रशासन को खुले तौर पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, और असल में ब्रिटिश सरकार शुरू से ही मणिपुर को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, किंतु अभी तक यह संभव नहीं हो पाया था। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों में लड़ा गया था, और इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है आपका खोंगजोम दिवस। 27 अप्रैल 1891 को युद्ध समाप्ति होने के पश्चात मणिपुर पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था, और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्यु दंड भी दिया था। खोंगजोम दिवस का संबंध मणिपुर से है। मणिपुर के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और लिस्प्रिया कंगजुम का आपने नाम सुना होगा, ये अभी इनका संबंध भी मणिपुर से ही है, जिनको भारत की ग्रेटा कहा जाता है। अब बारी है आज हमारे वन लाइनर की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन शुरू किया है? तो वह है रमेश पोखरियाल निशंक, एमएचआरडी मिनिस्टर। शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। देश में भांग की खेती को वैध कराने वाला पहला अरब राज्य कौन सा बना है? वो है लेबनान। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने तियानवेन-1 नाम दिया है। मोबाइल लैब मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स को किसने विकसित किया है? तो वह है डीआरडीओ। कौन सी संस्था ऑपरेशन ट्विस्ट ऑपरेशन को फिर से शुरू करने जा रहा है? ऑपरेशन ट्विस्ट ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जिसमें आरबीआई भारत सरकार से सिक्योरिटीज और बॉन्ड खरीदेगा, इस तरीके से नकदी का हस्तांतरण करेगा, और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी और बॉन्ड खरीदने की योजना है। तो ये कौन करने वाला है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास, जिनको अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में शामिल किया है? तो वह है सुदर्शनम बाबू। तो सुदर्शनम बाबू अकेले नहीं है, अब इनको मिलाकर 3 वैज्ञानिक ऐसे हो जाएंगे जो नेशनल साइंस बोर्ड में काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन से 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? एक का नाम है ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरा है स्वामित्व योजना। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने हैशटैग माई बुक और माई फ्रेंडशिप कैंपेन लॉन्च किया है? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, माफी चाहूंगा, रमेश पोखरियाल निशंक। शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। देश में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो वो है लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को नाम क्या दिया है? उसका नाम दिया है उन्होंने तियानवेन-1। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है? तो वो है सुदर्शनम बाबू। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। उनका नाम क्या है? ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व, यानी कि बोथ 1 एंड 2, 1 एंड 3। मोबाइल लैब मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक को किसने विकसित किया है? तो वो विकसित किया है डीआरडीओ ने। कौन सा संस्था ऑपरेशन ट्विस्ट ऑपरेशन को फिर से शुरू करने जा रहा है? तो वो है आपका आरबीआई। दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल संडे है, कल आपका करंट अफेयर्स नहीं आएगा। अगला करंट अफेयर्स आपको मंडे को प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।